Assalamu alaikum. Today's topic is monopoly, microeconomics. What is monopoly? Monopoly क्या है? मोनोपली मार्केट की सिचुएशन है जहाँ पे सोल सेलर, एक वाहिद सेलर जो है वो अपनी चीज़ को सेल करता है मार्केट में। कन्वेंशनली इकोनॉमिक एनालिसिस में मोनोपली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। मोनोपली एक इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, एक टाइप है इम्परफेक्ट मार्केट की, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ सर्ज इन मोनोपली। मोनोपली कायम होने की वजूहात क्या हैं? 7 डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 टाइप पे आ जाए, हाई कॉस्ट स्केयर कंपटीशन। One cause of natural monopoly are barriers to entry. This is usually as a result of high cost. नेचुरल मोनोपली की एक वजूह जो है वो तो ये भी है कि उसमें बैरियर्स टू एंट्री है। कोई भी नई फर्म उसमें एंट्री अगर डालना चाहती है तो उसमें जो है वो रुकावट है। वो रुकावट क्या है जी? हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट जो है वो एक बड़ी रुकावट है किसी भी एक न्यू एंट्रेंट का मोनोपली मार्केट में एंटर होना। टू बिल्ड अ न्यू स्टेशन अ रेलवे रोड वुड कॉस्ट मिलियंस। इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आपने नया रेलवे रोड कायम करना है, नया रेलवे रोड बिछाना है, जाल बिछाना है रेल नेटवर्क का, तो उसके लिए आपको मिलियंस बल्कि बिलियंस रुपी की ज़रूरत होगी। मिलियंस डॉलर कह लें और बिलियंस रुपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाई स्टार्टअप कॉस्ट रिक्वायर्ड, पोटेंशियल competitors would need millions to invest and compete. Even if competitors had the required startup cost, the profit they make may never cover their fixed cost. कि पैसा लगाने को तो एक बंदा पैसा लगा ले, बट वो क्या अपनी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पाएगा और क्या इतना वो प्रॉफिट भी उसे गेन कर पाएगा, इतनी सेल्स कर पाएगा? सो मैनी क्वेश्चंस आर हियर। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ना वजूहात में एक वजह जो है वो ये है कि हाई कॉस्ट, बहुत हाई लेवल की कॉस्ट होती है जिसकी वजह से कोई नया एंट्रेंट जो है वो मार्केट में, मोनोपोली वाली मार्केट में एंट्री डालने से घबराता है या हेजिडेंट होता है। दैट्स वाई ये एक बड़ा बैरियर टू एंट्री है for a producer, for a supplier to enter in the monopoly market. Next है low potential profits are unattractive to competitors. Low potential profit कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता एक प्रोड्यूसर या एक सप्लायर के लिए। किसी भी मार्केट में कोई जब बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसको पोटेंशियल प्रॉफिट चाहिए, हैंडसम प्रॉफिट चाहिए। कभी भी कोई बंदा ये सोच के नहीं आता मार्केट के अंदर कि वो कम मुनाफा कमाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि पोटेंशियल प्रॉफिट आर अ की इंडिकेटर टू पोटेंशियल बिजनेसेस। कि कोई भी एक अच्छा कारोबार है जिसमें आप हैंडसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बिग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पीछे आपके फिर प्रॉफिट मार्जिन भी हैंडसम और बिग होने चाहिए। लेकिन वो क्या कहता है, इफ मोनोपलीज आर मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स इट इज नॉट वर्थ अ कंपेटिटर। competitors time and money to try and take a small share of the market. वो कहता है अगर मोनोपलीज जो हैं वो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कमाती हैं तो फिर जो ऑलरेडी मोनोपोलिस्ट बैठा है मार्केट के अंदर उसके मुकाबले में नया बंदा नहीं आकर बैठेगा। वो क्यों नहीं बैठेगा? उसे पता है कि वो ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बड़े लोवेस्ट या आप इसे कह लें कि मुनासिब से प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, तो मैं इतने पैसा इन्वेस्ट करके तो थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन की खातिर जो है वो मैं यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर दूँ। तो इसलिए वो यहाँ पर फिर रिस्क नहीं बंदा कोई लेता। दैट्स वाई जो मोनोपोली कायम हो जाती है मार्केट में किसी एक फर्म की। यहाँ पे उन्होंने नीचे मिसाल दी है, इफ मोनोपोली स्टार्ट मेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स दिस सेंड्स अ सिग्नल टू पोटेंशियल कंपेटिटर्स दैट देयर इज प्रॉफिट टू बी मेड। अगर यहाँ पर मोनोपोलीज में एक उन्होंने इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है कि अगर मोनोपलीज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएं, एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर दें मोनोपलीज,
तो फिर ये एक मार्केट में सिग्नल जाता है कि ये कॉम्पिटिटर्स के लिए कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें जिससे हैंडसम अमाउंट वो कमा सकते हैं। तो फिर जो है वो कॉम्पिटिटर्स उसमें इंटर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है, इट मे कॉस्ट $1 billion टू डेवलप न्यू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इफ माइक्रोसॉफ्ट ओनली मेक्स $200 million a year, then there is not much profit for the competitors to take। अगर $1 billion की इन्वेस्टमेंट की है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं, तो उसके पीछे वो सालाना $200 million कमा रहे हैं। तो टू बी कंसिडर्ड कि ये एक बहुत हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन नहीं है एक किसी भी कंपैटिटर के लिए, जो कंपैटिटर उसको मोनोपोलिस्ट को देख रहा है कि वो मार्केट में क्या कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर का जो बानी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उनके जो अगेंस्ट कंपैटिटर्स हैं, उनके लिए ये कभी भी अट्रैक्टिव या हैंडसम नहीं होगा कोई $1 billion इन्वेस्ट करे, उसके पीछे सालाना $200 million कमाए। दैट्स वाई फिर मोनोपोली क्रिएट हो जाती है ड्यू टू लो पोटेंशियल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनरशिप ऑफ अ की रिसोर्स। किसी भी एक की रिसोर्स की ऑनरशिप किसी बंदे के पास, किसी खास कंपनी के पास, किसी खास इदारे के पास होना, ये भी मोनोपोली कायम होने की एक वजह बनती है। Likewise, monopolies can arise when one business owns a key resource. There are generally physical resources such as diamonds. For example, if there is only one diamond mine in the country, the business that owns it will be able to achieve a monopoly. There is how De Beers controlled the diamond industry throughout the 20th century. डायमंड मार्केट की उन्होंने बात की है कि डायमंड मार्केट सिर्फ कंट्री में एक डायमंड मार्केट है, तो उसको, उस डायमंड मार्केट को जिस बंदे ने पहले ऑन किया है, जिसने काम शुरू किया उसके ऊपर, उसी को ही जो है वो उसके सारे राइट्स और कॉपी राइट्स और हर चीज़ उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो दैट्स वाई वो सिर्फ अकेला ऑनर वहाँ पे बच जाता है और उसके मुकाबले में कोई भी बंदा आके काम नहीं कर सकता। इस तरह कंट्रीज़ में बीसीओ मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वापडा है। तो पाकिस्तान वापडा जो है वो डे फर्स्ट से ही पाकिस्तान की जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज उनको रन कर रही है, उनकी जो सब्सिडरीज हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान वापडा के अगेंस्ट कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं की जा सकती, क्योंकि उनको राइट्स हैं, वो जितना भी रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स से बिजली है या अदर रिसोर्सेज से जो बिजली जनरेट कर रहे हैं, वो सभी के ऊपर राइट किसका है? पाकिस्तान वापडा का। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स। पेटेंट भी एक वजह है किसी भी एक कंट्री में, किसी भी एक स्टेट में मोनोपोली कायम होने की। So another cause of monopoly is when the government grants a patent to business. This is a form of intellectual property right that gives the owner the legal right to be the sole producer of a product. तो पेटेंट वो कहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट किया जाता है किसी भी बिजनेस को। ये एक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि जिसमें एक मालक को, एक ऑनर को लीगल हक होता है, कानूनी हक होता है कि वो किसी भी एक चीज़ को, कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि पाकिस्तान वापडा की मैंने मिसाल ली है, इसी तरह पाकिस्तान रेलवे की हम मिसाल ले सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको दे दिया जाता है कि वो कोई भी चीज़ अकेला बनाएगा, उसके अगेंस्ट कोई भी बंदा कंपटीशन में वो चीज़, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता मार्केट में। दैट्स अनदर रीज़न टू सर्ज ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट कोटास। इंपोर्ट कोटास थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोटास का मतलब होता है कि एक लिमिट होती है, एक इसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन, एक हद, एक लिमिट लगाई जाती है कि इतने % सिर्फ इंपोर्ट जो है ना वो की जा सकती है किसी भी कंपनी की जानब से, किसी भी एक फर्म की जानब से, किसी भी एक फ़र्द की जानब से। इससे ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट नहीं की जा सकती, एक मुख्तस कर दी जाती है अमाउंट। इसके अलावा टैरिफ्स। टैरिफ्स बेसिकली टैक्सेस की फॉर्म होती है, लेकिन टैक्सेस हम कहते हैं जब हम नेशनली इनको डिस्कस कर रहे होते हैं। जब हम इंटरनेशनली डिस्कस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कोई भी प्रोडक्ट की, किसी किस्म की प्रोडक्ट जो हो रही होती है उसको हम टैरिफ्स कॉल करते हैं। उनको हम टैक्सेस कॉल नहीं करते, वहाँ पे टैरिफ्स कॉल करते हैं, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, जो भी टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं इंटरनेशनली जब हम ट्रेड करते हैं। एंड अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कैन लिमिट कॉम्पिटिशंस एंड बी अ कॉज ऑफ मोनोपोली। इंपोर्ट कोटा हो गया, टैरिफ्स हो गए, और अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जैसे कि
प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी होती है, वो भी इसी का पार्ट है। तो कैन लिमिट कॉम्पिटिशंस, तो कॉम्पिटिशन की लिमिट हो जाती है, बी अ कॉज ऑफ मोनोपोली, जो कि एक मोनोपोली की रीजन बनती है। लाइकवाइज इफ चीपर फॉरेन कॉम्पिटिशन इज अनएबल टू इंटर द मार्केट, कि अगर बाहर के मुल्क से सस्ती चीज हमारी मार्केट में बिक सकती है आके, हमारी चीज के मुकाबले में हमारी चीज महंगी बिके और बाहर की चीज हमारी मार्केट में सस्ती बिक रही हो, लेकिन उसको मार्केट में आने ना दिया जाए ड्यू टू इंपोर्ट कोटाज, टैरिफ्स, प्रोटेक्शन पॉलिसीज, देर आर फ्यूवर प्रेशर्स ऑन डोमेस्टिक कंपनीज। तो डोमेस्टिक कंपनीज जो होंगी उन पर फ्यूवर, बहुत कम प्रेशर रह जाएगा फिर। जैसे कि रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर किया कि उन्होंने आते ही जब वो हुकूमत में बैठे तो उन्होंने चाइनीज़ जो गारमेंट इंडस्ट्री थी, कपड़ा आ रहा था वहाँ से बहुत ज़्यादा, डिफरेंट कंट्रीज जो वो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, तो उन पर कोटा लगा दिया, उन पर टैरिफ्स बढ़ा दिए, इंपोर्ट टैक्स लगा दिए, उनके ऊपर जो है वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी कई कई प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दी कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो है ना उस पर टैक्स लगा देना, उसको हम प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी कहते हैं। तो दैट्स वाई फिर लोकल जो मार्केट थी उनके ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो उनकी सेल्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो गई। और फिर एक हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मोनोपोली कायम होने की भी फिर वजह एक ये भी होती है जिसमें टैरिफ्स और इंपोर्ट कोटास आयद हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ली गई है, व्हेन द पेटेंट ऑफ अ स्मॉल निशी ड्रग रन्स आउट देयर मे बी फ्यू फार्मा कंपनीज दैट वुड वांट टू compete. This may be because the drug only serves a few hundred people, so there is little profit to be made. Therefore, there is a domestic monopoly. अगर सिर्फ चंद 100 लोगों के लिए एक पेटेंट गवर्नमेंट इशू कर देती है किसी भी एक ड्रग कंपनी को, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को, तो फिर उस फार्मा में उसमें मजीद कंपनीज आकर उसमें कम्पीट नहीं करती उस कंपनी के साथ, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कोई बहुत हैंडसम नहीं है, बहुत ख़ास नहीं है। तो इसीलिए इंपोर्ट भी फिर लोग नहीं करते उस कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि उसकी मकदार भी बहुत थोड़ी है और बड़े स्पेसिफिक से लोग हैं उसको बाई करने के लिए। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस की एक वजह हो सकती है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। तो ये भी एक रीज़न है जी, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट मोनोपोली के सर्ज के पीछे, मोनोपोली कायम होने के पीछे। नेक्स्ट है जी बेबी मार्केट्स। Another cause of monopoly occurs in new baby markets during the infancy of a market. The first entrant will be able to establish an initial monopoly position. This is because they are the first company in the market without competition. मोनोपोली कायम होने की एक वजह है बेबी मार्केट्स। बेबी मार्केट्स का मतलब है कि ड्यूरिंग द इन्फेंसी ऑफ अ मार्केट, जैसे ही मार्केट अभी इन्फेंसी की पोजीशन में होती है, अभी उसकी पैदाइश हुई होती है रिसेंट, तो वो कंपनी क्या होती है, बेसिकली वो जो पैदाइश कंपनी हुई होती है वो मार्केट की पहली कंपनी होती है, पहला एंट्रेंट होता है मार्केट का। वो मतलब मार्केट को लॉन्च ही उस बंदे ने किया होता है, स्टार्ट ही उस बंदे ने किया होता है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट कंपनी इन द मार्केट विदाउट कंपटीशन। तो वो कंपनी होती है फर्स्ट मार्केट के अंदर, उसी ने सब कुछ लॉन्च किया होता है, उसी ने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया होता है किसी भी खास प्रोडक्ट के लिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कंपटीशन से तब तक बालातर होती है। तो ये भी एक मोनोपोली कायम होने की वजह होती है। जैसे कि हम एक मिसाल ले सकते हैं इसकी कि फैसलाबाद के अंदर, पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर द पिज़्ज़ा शॉप वॉज एन ओल्ड शॉप ऑफ पिज़्ज़ा। जो है ना वो पिज़्ज़ा की बहुत पुरानी शॉप है, बल्कि हम कहते हैं कि वो इंट्रोड्यूसर हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं पे मार्केट में पिज़्ज़ा को, फैसलाबाद मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफिक मार्केट। जियोग्राफिक मार्केट्स में geographic monopolies can be characterized by the sole presence with a local market. For example, there may only be one restaurant in the local town. If you want a meal out, you may have to travel half an hour to the nearest restaurant. When considering the local market, it can be considered as a monopoly. तो geographic markets matters a lot कि आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं, किसी ऐसी एरिया में आपका रेजिडेंसी है जहाँ पे सिर्फ नज़दीक तरीन एक ही होटल है जो कि आपको अच्छा खाना या गुड फूड मुहैया करता है। तो फिर आप उस होटल से खाना खाना ही, उस होटल से खाना बाय करना ही पसंद करेंगे बनिस्बत ये कि आप 1 घंटा ड्राइव करके शहर की तरफ जाएं या उस एरिया की तरफ जाएं जहां से आपको अच्छा खाना अवेलेबल हो। सो यू विल प्रेफर टू बाय मील फ्रॉम दैट स्पेसिफिक रेस्टोरेंट दैट इज नियर अबाउट टू योर रेजिडेंसी। तो फिर ये भी एक रीज़न है, जियोग्राफिक रीज़न भी है कि वहाँ से फिर आपको मोनोपोली कायम होने की
क्योंकि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर और कोई उसके कंपटीशन में है ही नहीं, वो अकेला वाहिद है जो कि चीज़ अपनी सेल आउट कर रहा है। देन यू विल बी फोर्स, यू विल बी कंपेल्ड टू बाय फ्रॉम दैट प्लेस। Production and pricing decisions under monopoly. Therefore, monopolies must make a decision about where to set their price and the quantity of their supply to maximize the profit. ये decisions हैं, ये उसके अलावा हैं पॉइंट्स के कि किस तरह से decisions लेती है monopoly प्रोडक्शन के और प्राइसिंग के। इसमें they can either choose their price or they can choose the quantity that they will produce and allow market demand to set the price. मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली के अंदर, अंडर मोनोपोली में ये मर्जी है कि वो अपनी कीमत खुद डिसाइड करे या फिर वो क्वांटिटी चूज करें कि कितनी क्वांटिटी वो सेल आउट करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस एंड अलाउ मार्केट डिमांड टू सेट द प्राइस। कि मार्केट की डिमांड के मुताबिक, जो डिमांड मार्केट में लोग कर रहे हैं उनकी डिमांड के मुताबिक कीमत को सेट कर दिया जाए जितनी उन्होंने क्वांटिटी बेचनी है। ये मोनोपोलिस्ट पे डिपेंड करता है कि मोनोपोलिस्ट कैसे उस चीज़ को अपनी चीज़ को बेचना चाह रहा है जो उसने प्रोडक्शन की हुई है, और उसकी प्राइसिंग कैसे सेट करना चाह रहा है, डिमांड साइड को कंज्यूमर को साथ मिला के या खुद से ही वो प्राइस मेक करके सेट करता है। इट्स अप टू द मोनोपोलिस्ट। इसके बाद वेलफेयर कॉस्ट ऑफ द मोनोपोली है कि व्हाट इज द वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। एक सिंपल इसका डायग्राम ड्रॉ किया गया है जिसमें कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को लिया गया है और एमसी कर्व जो है वो कट कर रहा है एमआर कर्व को। ब्लू लाइन जो है वो डिमांड कर्व की है और एआर कर्व की भी यही लाइन है, और एमआर जो है वो पर्पल लाइन है, और रेड जो एरिया है, रेड लाइन सॉरी, वो दैट्स द मार्जिनल कॉस्ट लाइन। मार्जिनल कॉस्ट जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है, ये वहां पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है मोनोपोलिस्ट का। तो यहां पर साइड लाइन में आप अगर पढ़ें इसको तो परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइजेस द वेलफेयर बिकॉज प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में पिछली वीडियो में बताया गया है, परफेक्ट कंपटीशन की जो वीडियो है जिसमें रेवेन्यू एनालिसिस है उसमें बताई गई ये बात कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है तो वहां पर आपकी क्या होती है जी, वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है। किसकी वेलफेयर? कंज्यूमर की वेलफेयर। तो वहां पर कंज्यूमर की वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है। यहां पर अगर आप इसको गौर से देखें तो ईसी एक जो है ना पॉइंट लिखा है जहां पे एमसी जो है वो कट कर रहा है डिमांड कर्व को, तो पीसी इज इक्वल टू 16 यहां पे लिखा हुआ है। तो ये जो है बेसिकली ये लाइन पीसी इज इक्वल टू 16 ये लाइन शो की गई है परफेक्ट कंपटीशन के हवाला से कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो यहां पर मीट करता है जाके। तो यहां पर कंट्रास्ट कर लेते हैं कि बाय कंट्रास्ट अ मोनोपोली सेट प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट एंड अबव द कंपेटिटिव प्राइस। कंपेटिटिव प्राइस हमारी है पीसी इज इक्वल टू 16 जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की रजामंदी से मार्केट में तय होती है, उसको हम कंपेटिटिव प्राइस कहते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्ट क्या करता है? मोनोपोलिस्ट अपनी कीमत सेट करता है कंपेटिटिव प्राइस से ऊपर जाकर। तो जब वो कंपेटिटिव प्राइस से ऊपर सेट करता है तो देन उसके नुकसान क्या हैं, उसकी कॉजेस क्या होती हैं? कॉजेस कंज्यूमर्स टू बाय लेस देन द कंपेटिटिव लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हम कंपेटिटिव लेवल जो कि पीसी इज इक्वल टू 16 है, 16 रुपए कीमत है, उस पर जो लोगों की खरीदारी है, जो लोगों की कुव्वत खरीद है, वो नीचे आप क्वांटिटी में देख सकते हैं QC इज इक्वल टू 8 कि वो 8 यूनिट्स बाय कर रहे हैं, 8 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं उस चीज़ की अगर कीमत उनकी 16 है। तो ये तो सिंपल रूल डिमांड लॉ भी है कि किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उसकी मिकदार तलब, उसकी क्वांटिटी जो होगी, क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी तो उसको क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो सेम एज वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि काजेज कंज्यूमर्स टू बाय लेस देन द कंपेटिटिव लेवल ऑफ आउटपुट। तो जैसे ही कीमत पीएम पे जाएगी, पीएम मींस मोनोपोली प्राइस, ठीक है, पीसी मींस कंपेटिटिव प्राइस, ये कॉम्पिटिशन प्राइस। तो मोनोपोली प्राइस 18 पे जाती है। जैसे ही 18 पे जाती है तो हमारे पास क्वांटिटी नीचे से क्या हो जाती है, 8 यूनिट से 6 यूनिट रह जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है पहले के मुकाबले में। तो इसके नतीजे में फिर क्या जनरेट होता है? जनरेट्स डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है,
ग्रे कलर का शेडेड एरिया नजर आ रहा है, दैट इज डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उसको डिस्कस करना जो है ना वो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद है जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द मोनोपोलिस्ट ऑफन चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो डिफरेंट जो है वो प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से। एक ही चीज़ की मुख्तलिफ कीमतें चार्ज करता है मुख्तलिफ कस्टमर से। द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही चीज़ की मुख्तलिफ कीमत चार्ज करना मुख्तलिफ कंज्यूमर से, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। मैं एक इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। जैसे कि डाबर रेड एक इंडियन ब्रांड है, एक इंडियन टूथपेस्ट है। तो डाबर रेड जो है वो इंडिया में फ़र्ज करें टूथपेस्ट 100 GMS की टूथपेस्ट 150 रुपये की बेचता है, तो पाकिस्तान में वही टूथपेस्ट वो ला के 100 रुपये की बेचेगा। इफ़ वी कंसिडर द एक्सचेंज रेट ऑफ बोथ कंट्रीज आर द सेम, अगर दोनों ममालिक के एक्सचेंज रेट सेम हैं देन, वैसे तो इंडियन एक्सचेंज रेट जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में अपर है, हायर है, क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो वर्थ मोर देन पाकिस्तानी करेंसी। तो अगर वो सेम एक्सचेंज रेट है 1:1, तो हम कह देते हैं कि 100 रुपये की अगर 150 रुपये की इंडियन डाबर रेड टूथपेस्ट अपने मुल्क में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान में वो 100 रुपये की बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में न्यू एंट्रेंट हैं और एंट्री डालकर अपनी कीमत को, अपनी वर्थ को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही उनकी वर्थ बेटर हो जाएगी तो वो उस ब्रांड की जो प्राइस है वो बेटर चार्ज करना शुरू कर देंगे दूसरे ममालिक के मुकाबले में। ये तो एक इसकी डंपिंग की मिसाल मैंने दी। एक इसकी और मिसाल भी ले सकते हैं, अगर बहुत अच्छा ब्रांड है इंडिया के अंदर या किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के अंदर, जैसे कि किट कैट चॉकलेट है, इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि वो एक अच्छा ब्रांड है नेस्ले का। तो वो क्या करता है, उसको अब पाकिस्तान में लॉन्च कर देता है। तो पाकिस्तान में ला के उस ब्रांड की अच्छी खासी कीमत चार्ज कर सकता है इन्हीं कंज्यूमर से। अगर वो अपने कंसर्न्ड मुल्क में, अपने पेरेंट कंट्री में उस चीज़ की कीमत कम चार्ज कर रहा है, तो पाकिस्तान में आगे ज़्यादा चार्ज कर सकता है, क्योंकि पीपल आर विलिंग और ईगर टू बाय दैट कमोडिटी, दैट प्रोडक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Public policies towards monopolies. Public policy towards monopoly consists of antitrust laws and regulations of natural monopolies. जो पब्लिक पॉलिसी होती है मोनोपोली के लिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है मोनोपोली के लिए, वो कंसिस्ट करती है एंटी ट्रस्ट लॉज के ऊपर एंड रेगुलेशंस ऑफ नेचुरल मोनोपोली के ऊपर, कि क्या रेगुलेशंस होंगी नेचुरल मोनोपोलीज के लिए। दैट्स टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।